गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमरजीत कुमार। आज से मैं आपका इकोनॉमिक्स क्लास शुरू करने जा रहा हूं। आज क्लास 9th का चैप्टर 2 मानव एक संसाधन के रूप में मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले आपको मानव संसाधन के बारे में जानकारी लेना होगा। तो देखिए, मानव में सबसे पहले एक चीज़ होता है कि मानव की आवश्यकता होती है, मूल आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। अब देखिए, रोटी जब खाएंगे, रोटी खाना या कपड़ा पहनना या मकान सही छत होने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पूंजी। तो जब बात करते हैं यहाँ पे, पूंजी भी दो तरह का होता है, भौतिक पूंजी, मानवीय पूंजी। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वह मानवीय पूंजी या मानव संसाधन के रूप में। जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादक के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यताएं एवं कौशल प्राप्त कर लेते हैं तो वे संसाधन बन जाते हैं। अभी जो हमने देखा कि मानव संसाधन, तो यहाँ पे दो पूंजी जो आपके सामने नज़र आ रहा है, देखिए, भौतिक पूंजी एवं मानवीय पूंजी। ये दोनों पूंजी निवेश का साधन है। फिर भी इसमें कुछ अंतर है, इन अंतर को हम आगे देखेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट, भौतिक पूंजी में निष्क्रिय साधन। भौतिक पूंजी हमेशा निष्क्रिय साधन है। ये आपके पैकेट में, आपके पापा के पैकेट में, कहने का अर्थ है ये सभी के पैकेट में या फिर बैंक में कहीं ना कहीं ये जमा होता है, ये निष्क्रिय साधन है। लेकिन मानवीय पूंजी जो है ये सक्रिय साधन होता है। जैसे हम एक शिक्षक हैं या कोई ऐसे व्यक्ति जो इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या वकील हैं, वे मानवीय साधन हैं। तो वो जो साधन होते हैं वो सक्रिय साधन होते हैं। भौतिक पूंजी मूर्त होते हैं, इन्हें आप बाज़ार लेके जा सकते हैं, लेके आ सकते हैं। परंतु मानवीय पूंजी अमूर्त यानी इनटेंजिबल होते हैं, जिसे बाज़ार में बेचा नहीं जा सकता, केवल इनकी सेवाओं को खरीदा या बेचा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, भौतिक पूंजी को स्वामी से अलग किया जा सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति एक महीने कमाई करके जो उन्हें वेतन मिलता है, वो वेतन वो खर्च करने जाता है, तो वो खर्च करने के साथ ही वो अपने मालिक से अलग होकर दूसरे मालिक के पास चला जाता है। परंतु मानवीय पूंजी को उसके स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि मानव संसाधन, मानव खुद एक पूंजी है। अगला पॉइंट है, भौतिक पूंजी के अंदर, भौतिक पूंजी को देश के अंदर पूर्णतः गतिशील होती है। भौतिक पूंजी जो है देश के अंदर पूर्णतः गतिशील होती है, परंतु मानवीय पूंजी पूर्णतः गतिशील नहीं होती है। आप अगर रात्रि में सो रहे हैं और यदि आप पैसा कहीं खर्च करने लगाए हुए हैं तो वो पैसा चलता रहेगा। लेकिन मानवीय पूंजी की जब हम बात करते हैं तो आप जैसे ही रात में सोते हैं तो आप काम करना बंद कर देते हैं। पॉइंट जो है आपका भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी का जो छठा पॉइंट है, ये स्वामी को निजी लाभ, स्वामी को इससे निजी लाभ होता है। लेकिन जब हम आते हैं मानवीय पूंजी में, तो स्वामी को निजी लाभ तो होता ही है, परंतु इसके साथ ही साथ समाज को सामाजिक लाभ भी प्राप्त होता है। मानवीय पूंजी के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो स्रोत आता है वो है भोजन, मानव की मूलभूत आवश्यकता। अगर मानव भोजन नहीं करेगा तो वो भूख की चिंता में दूसरा कोई अन्य काम वो नहीं कर पाएगा। जैसे शिक्षक यदि भूखे रहेंगे तो आपको पढ़ा नहीं सकते। एक वकील अगर भूखे रहेंगे तो आपके लिए केस नहीं लड़ सकते। एक डॉक्टर अगर भूखा रहेगा आपका इलाज नहीं कर सकता। तो सबसे पहला मुख्य जो आवश्यकता है वो है भोजन, जिसे पूरा करना बहुत ही नितांत आवश्यक है। अगला जो पॉइंट आता है वो है वस्त्र। भोजन करने के बाद
जो सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है वो है वस्त्र यानी शरीर ढकने की। यह अलग बात है कि हमारे देश में गर्मी के मौसम में कम कपड़ों की आवश्यकता होती है, बल्कि ठंडे के मौसम में अधिक कपड़ों की आवश्यकता होती है। भोजन और वस्त्र के बाद जो अगला पॉइंट आपका आता है वो है आवास। आवास छत सर ढकने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपका आता है स्वास्थ्य। कहते हैं कि स्वास्थ्य तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तन स्वस्थ नहीं रहेगा, तो आप अपने शरीर को के बारे में सोचिएगा, ना कि समाज के बारे में, ना किसी और के बारे में। उसके बाद जो स्रोत है वो है शिक्षा। मानवीय पूंजी को शिक्षा के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा मानवीय पूंजी में वृद्धि की जा सकती है। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है प्रशिक्षण। शिक्षा कई बार मानवीय पूंजी में शिक्षा तो उपयोग में आता है, उसे सही रूप से क्रियान्वयन करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक प्रशिक्षित व्यक्ति देश को सही दिशा में लेकर जा सकता है, जबकि अप्रशिक्षित व्यक्ति आपको सही दिशा में न ले जा सकता है, उसमें मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अगला पॉइंट आपका आता है सूचना तकनीक। सूचना एवं तकनीक में वृद्धि करके मानवीय पूंजी का विकास किया जा सकता है। यदि सूचना एवं तकनीकी के द्वारा एक देश से दूसरे देश, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम घर में बैठे हुए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप जो है घर में बैठे हुए वीडियो देख रहे हैं। यदि मैं पढ़ाऊँ तो 1, 2 या 10 बच्चे या 100 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ एक साथ, लेकिन इस वीडियो के द्वारा जितने बच्चे चाहें उतने बच्चे पढ़ सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है प्रबंधन। अगर आप स्वास्थ्य एवं शिक्षा एवं प्रशिक्षण एवं तकनीक, यहाँ पे आप 3 जो पॉइंट है, अगर इन तीनों अगर सही से चले भी, फिर भी आपके देश का विकास नहीं हो सकता है यदि प्रबंधन सही तरीके से ना हो। तो इन्हें सही तरीके से चलाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। जैसे ट्यूशन अगर आप पढ़ने जाते हैं तो एक बार में कोई सर एक ही विषय पढ़ा पाते हैं, लेकिन यदि आप विद्यालय जाते हैं, यदि आप कोचिंग में जाते हैं, तो आपको सभी विषय की शिक्षा प्राप्त होती है, और इसके लिए प्रबंधन की बहुत ही अधिक आवश्यकता है।